हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंगनाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं कि इस चैनल पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई भी पैकेज नहीं लेना है, कोई भी कूपन नहीं लेना है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको अपनी कलम उठानी है, कॉपी साथ में रखनी है और अपनी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल शुरू कर देनी है और हम आपकी सारी जो तैयारी है वो करवाएंगे बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे अध्याय क्रमांक 3 कक्षा 9वीं से, जिसका नाम है परमाणु और अणु, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसका पार्ट 1। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उसका एट अ ग्लांस, मतलब ये कि उस पूरे चैप्टर में हमने कौन सी चीजों को कवर किया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। और फिर हम लगाने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और हम लोगों ने यहां वहां बहुत सारी जगहों से सेलेक्ट किए हुए हैं और छाट कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि हम अपने अध्याय क्रमांक 3 की बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान से, जिसका नाम है परमाणु और अणु। मतलब यदि आप अकेले हाइड्रोजन की बात करें तो यह आपका परमाणु है, पर जब आप 2 हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो यह आपका अणु हो जाता है। मतलब यह कि अकेला यदि है तो परमाणु होगा और 2 एक समान या अलग अलग यदि परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो निर्माण करते हैं अणु का। अणु जो होता है उसको जब आप बड़े रूप में पढ़ते हो तो आप उसे यौगिक कहते हो, परमाणु को जब आप बड़े रूप में पढ़ते हो तो आप उसे कहते हो तत्व। और ये दोनों ही जो हैं शुद्ध पदार्थ है, जैसा कि हमने पहले अध्याय में देखा था। बात समझ में आ रही है? अब इस पूरे चैप्टर में हमने कौन सी चीजों को कॉन्सेप्ट वीडियो में वन शॉट रिवीजन में कवर किया था, उसको ध्यान से देख लीजिए। भाई, इस पूरे चैप्टर में हमने बात किन चीजों की थी? हमने बात की थी रासायनिक संयोजन के नियम कौन से होते हैं। मतलब ऐसा क्या होता है जिसमें हम पढ़ते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ऐसा क्या होता है जिसमें हम पढ़ते हैं निश्चित अनुपात का नियम, राइट? तो हमने बात की थी रासायनिक संयोजन के बहुत सारे नियमों के बारे में। साथ ही हमने ये जाना था कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, और हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स यहां पर कि आपके जो अणु और परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, कैसे जो है अलग अलग आयनों से मिलकर एक प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। और लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट भाग पढ़ा था इस पूरे अध्याय का, जिसमें कुछ बच्चों को परेशानी भी होती है, जिसका हमने वीडियो में जो है तोड़ निकाला था, राइट? और उसका नाम था आपका मोल संकल्पना, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें हम अणु और परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मापने के लिए एक मापदंड बनाते हैं और उसको हम कहते हैं आपका मोल संरचना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया हुआ था आपके वन शॉट रिवीजन में और जो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस होते हैं वहां पर। तो यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे जाकर देख लीजिए। यदि आपने देख लिया है देन हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से। इसको आप, यदि आपके पास रंग बिरंगे पेन है, नहीं है, जो भी है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहां से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी, है ना? कर लिया नोट? सब कुछ सही चल रहा है? पक्का जी? चलिए अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं यहां पर क्या दुख दर्द है। तो यहां पर जो है पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है हम वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बात हो रही है सर जॉन डाल्टन के अनुसार किस थ्योरी के बारे में बात हुई थी उसकी। मतलब ये कि मिस्टर डाल्टन ने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा था कि परमाणु गोलाकार है ना, ये तो मिस्टर थॉमसन ने कहा था। इन्होंने कहा था कि आपका जो परमाणु है वो अविभाज्य है। इसका मतलब ये कि परमाणु का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही आप परमाणु को जोड़ सकते हो और ना ही आप उसे तोड़ सकते हो। मतलब परमाणु जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा और जो परमाणु है ना तो उसे, बात समझ में आ रही है, ना तो उसे जोड़ा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा गलत है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, और ना ही और ना ही तोड़ा जा सकता है।
ना तो इसे जोड़ा जा सकता है और ना ही इसे तोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहा था हमारे वैज्ञानिक मिस्टर डाल्टन ने। गॉट इट? तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। परमाणु के केंद्र में नाभिक है, ये बात कर रहे थे मिस्टर रदरफोर्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे हमारे अध्याय क्रमांक 4 में, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। बात समझ में आ रही है? तो ये जो थॉमसन सर थे, मिस्टर बोर थे, मिस्टर आपके रदरफोर्ड थे और आपके बोरबरी मॉडल था, ये सब बात हो रही थी अध्याय क्रमांक 4 में। पर जब आप परमाणु के अविभाज्य होने की बात करोगे, सबसे पहले एक नाम निकल कर आएगा और वो होगा सर जॉन डाल्टन का। राइट? तो सिंपल सी कहानी थी। ऐसे करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपकी जो रिवीजन है और तैयारी है बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पक्का। और जैसा कि मैं हमेशा कराता हूं कि जब भी मैं सवाल करवा रहा होता हूं तो मैं साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताता हूं, क्योंकि हमें जो है एक तीर से कई सारे निशाने लगाने हैं। मतलब ये कि हम क्वेश्चन के साथ उसका आंसर सीखेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ में जो है किसी भी चैप्टर का हम रिवीजन जो है वो भी करते रहेंगे। बात समझ में आएगी? चलिए, तो पहला तो बिल्कुल हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल में देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करती है। अनश्वरता मतलब ये कि पदार्थ अमर है, नश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है? पदार्थ जो है वो अमर है। बात समझ में आ रही है? पदार्थ का संयोजन बदल सकता है पर पदार्थ जो है वो नश्वर नहीं है, वो नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वो कैसा है? अमर है। बात समझ में आ रही है? परमाणु जो है वो भी कैसा है? अमर है। ये थ्योरी या सिद्धांत तब तक ही लागू था जब तक कि हम लोगों ने नाभिकीय क्रिया या नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में नहीं पढ़ा था। बात समझ में आ गई? चलिए, तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करती है? सीधी सी बात है, परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होगा। तत्व सूक्ष्म कणों से बने हैं, इसका नश्वरता से कोई लेना देना नहीं है। परमाणु का निर्माण या विनाश नहीं होगा, यह नश्वरता को बताने का सबसे अच्छा तरीका है। यौगिक 2 या अधिक निम्न परमाणुओं से बना हुआ है। यौगिक के बारे में बात हो रही है, बट प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है। यौगिक में तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में होते हैं, जो कि जानकारी जो है सरल अनुपात में नहीं होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। जानकारी सही है पर यहां सटीक नहीं बैठ रही है, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, यानी कि परमाणुओं का निर्माण और विनाश जो है वो नहीं हो सकता। सिंपल सी कहानी थी, देख लो, बहुत बढ़िया। क्या कहते हो, नोट करोगे? और ये भी लिख देना, पदार्थ या परमाणु कैसा है आपका? अमर है। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। यहां से ही जो है सूत्र बनते हैं उन चीजों के, राइट? जैसे अब आप कहोगे कि जिंक सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं उसके पीछे की यही कहानी होती है, जिसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर किया था। पर क्योंकि मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, अभी उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, एक यौगिक है जो कि X और Y से मिलकर बन रहा है, जिनकी संयोजकता है। संयोजकता क्या होती है? तो आबंधों की संख्या, दैट्स ऑल। बस ये याद रखो, संयोजकता। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, संयोजकता क्या होती है? तो आबंधों की संख्या होती है, बस इतनी सी थी कहानी। आबंधों की संख्या। अब किसी की संयोजकता यदि 1 है तो वो 1 आबंध बनाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन सोडियम। किसी की संयोजकता यदि 2 है तो वो 2 आबंध बनाएगा, जैसे कि कैल्शियम या ऑक्सीजन। किसी की संयोजकता यदि 3 है तो वो 3 आबंध बनाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई? और यदि किसी की 4 है, जैसे कि कार्बन, तो वो 4 आबंध बनाएगा। तो संयोजकता मतलब आबंधों की संख्या। अब एक तरफ है आपके पास ए और एक तरफ है आपके पास, सॉरी, एक तरफ है आपके पास X और एक तरफ है आपके पास Y। अब X जो है वो कितना है? तो 3 है। Y कितना है? तो 4 है। दैट्स ऑल। तो X और Y इस तरीके से होगा। मतलब हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, X4 और Y3। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? X4 एंड Y3।
x की संयोजकता 3 है इसलिए वो 4 रहेगा, और y की संयोजकता 4 है इसलिए वो 3 रहेगा। उल्टा उल्टा खेलना है अपने को, राइट। चलो, एक तो ये दिख रहा है और कुछ तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x4y3 जो कि सही आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, नोट कर लो। और याद रहे इसके बाद वाले अध्याय में मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्योंकि अभी हम जो है क्या कर रहे हैं भाई, अभी हम लगा रहे हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, और अगला जो हमारा अध्याय है जिसका नाम है परमाणु की संरचना, वहां से जो है हमने कॉन्सेप्ट जो है वो सारे खत्म कर लिए। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कौन सा यौगिक, कौन सा आयन, कौन सा तत्व जो है वो कितने आबंध बनाएगा, कैसे संयोजक इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता के साथ में लेना देना है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गया x4y3, बहुत सिंपल सी कहानी थी। अब बढ़ेंगे आगे। अब बात हो रही है 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। अब बात कर रहे हो आप 1 मोल क्लोरीन गैस, हमने कहा ठीक है 1 मोल क्लोरीन गैस, चलो 1 मोल क्लोरीन गैस की बात हो रही है, तो 1 मोल क्लोरीन गैस अब आपका क्या होगा, बड़ी सिंपल सी कहानी है। 1 मोल क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, Cl2 से, मतलब हम इसको लिखेंगे Cl2 के कुछ परमाणुओं की, अणुओं की संख्या होगी, तो Cl2 के 6 गुणा 022 और 10 की घात इतना 6 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु 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 होंगे क्लोरीन गैस के, लिखा हुआ है कितने जो है इसके अणु होंगे, दैट्स ऑल। तो ये थी आपकी जानकारी। अब इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कहीं पर लिखा है Cl तो इसका मतलब है आपका परमाणु, पर यदि कहीं पर लिखा हुआ है Cl2 तो इसका मतलब है अणु। तो 2 या 2 से ज्यादा एक समान या अलग अलग प्रकार के जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं आपके अणुओं का। जैसे कि अब देखो, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोडियम है, ये सब क्या है, तो ये परमाणु है, ये परमाणु है। पर यदि आप Cl2 लिखते हो, या फिर आप HCl लिखते हो, या फिर आप P4 लिखते हो, या आप NaCl लिखते हो, या फिर आप H2SO4 लिखते हो, या फिर आप H2O लिखते हो, राइट, तो ये सब आपके क्या होंगे, तो ये होंगे आपके अणु। बात खत्म। तो ये होंगे अणु और ऊपर वाले जो हैं वो होंगे परमाणु। बस खेल खत्म। बात समझ में आ गई? तो परमाणु आपको क्लियर है, अणु आपको क्लियर है, कहानी आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान, तो बात हो रही है क्लोरीन गैस की, मतलब क्लोरीन जो है वो किस रूप में पाया जाएगा, Cl2 के रूप में पाया जाएगा। और आपका जो क्लोरीन होता है उसके एक परमाणु का 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5, राइट। तो एक क्लोरीन जो है उसका कितना होता है, एक क्लोरीन के 1 मोल का कितना होता है, 35.5 ग्राम। और मैं इसको लिख सकता हूं क्लोरीन के 1 मोल का, तो क्लोरीन का जो 1 मोल होता है वो होता है 35.5 ग्राम, राइट। अब Cl2 में कितने हैं भाई, 2 क्लोरीन है, तो क्या करोगे, तो आप जो है खेल खेलोगे, कौन सा, 35.5 गुणा 2, और हमको मिला कितना मिला, तो हमको मिला 71, तो ये हो गया हमारा 71 ग्राम। नीचे वाला क्लोरीन के परमाणु का है, ऊपर वाला जो है वो क्लोरीन की गैस यानी कि अणु का है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लो, कहानी बड़ी सिंपल है और यही हमारा आंसर। चेक कर लेंगे, देखो बात समझ में आ गई, तो ये हमारा होगा आंसर। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है, नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की क्लास। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जल में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जल में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है? जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो जल में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो सवाल है ये किसका है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो स्टूडेंट्स ये सवाल जो है ये किसका है, द्रव्यमान प्रतिशत का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है हम जल का यहां पर सूत्र लिखते हैं, ये लो,
लिख लिया सूत्र। अब एक काम करते हैं, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन है यानी कि H2 है वो कितने ग्राम है भाई, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 16 ग्राम है। यदि हम जल के 1 मोल की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम होगा। ऑक्सीजन 16 ग्राम है, राइट। अब किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत, दैट्स ऑल। हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत की यदि मैं बात करूं, राइट, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान 1 मोल के लिए निकाल लो। और गुणा कितना कर देंगे, तो भाई 100 से गुणा कर देंगे, बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, ध्यान से देखो, तो 2 है, डिवाइड बाय आपका जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है, 16, और 2 को आप जोड़ दीजिए 18, गुणा कितना कर दोगे भाई, 100 कर दोगे, दैट्स ऑल। और ये हो गई कहानी खत्म। जो भी आएगा उसके आगे प्रतिशत लगा दीजिएगा। तो 18 का 20 में देते हैं सबसे पहले, तो 18 एकम 18, फिर बचा कितना, 2, 18 एकम 18 और 2 बचता रहेगा, तो 1 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 1। क्या कहते हो, खेल जो है वो खत्म हो चुका है। इजी या मुश्किल, राइट। तो यदि आपने मेरे साथ बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स लगाए होंगे उस टाइम पर, ठीक है, तो आपको बड़े जल्दी जल्दी सवाल बन रहे होंगे। नहीं लगाए होंगे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में लेकर चल रहे हैं अपने सवालों की धज्जियां उड़ाने, राइट। चलो, आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। ये द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल था। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप जो है सबसे पहले बात करें किसकी, आप सबसे पहले उसमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट की, राइट। और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद का जो खेल है वो बड़ा ही हो जाएगा सिंपल, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जल के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात बताना है। ये फिर से आपके द्रव्यमान प्रतिशत का नियम है और निश्चित अनुपात का नियम है। जल के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। सी व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल होता है आपका अणु, ठीक है। और परमाणु क्या होता है, तो परमाणु आपका एटम होता है। चलो, तो हम बात करेंगे H2O की। जब हम H2O की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है। किसकी बात हो रही है, जल के 1 मोल की। जल के 1 मोल की बात हो रही है, एक अणु की बात नहीं हो रही है। जल का जो 1 मोल होता है वो 18 ग्राम का होता है और 1 मोल की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। क्या बात हो रही है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार का अनुपात। अब भी निकालते हैं भार का अनुपात। चलो, H2 वर्सेस ऑक्सीजन, रुको, ऐसा, ठीक है। चलिए भाई, तो और आगे बढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 ग्राम है, और ये कितना है, तो 16 ग्राम है। तो इसको और क्या लिख सकते हो संक्षेप में, एक कहीं है आंसर, बिल्कुल है। और कैसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1/8। आपको मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में पहले से मैं क्लियर करवा चुका हूं। तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा आपका विकल्प क्रमांक ख, और जो कि है आपका 1 और 8। बात समझ में आएगी। बस यही सारी चीजें हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। आराम से एक एक करके क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, बढ़िया से सवाल जो है वो लगाते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कैरी करेंगे, है ना, और बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब बात हो रही है कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। अब हमेशा ध्यान से देखें, आपके जो तत्व होते हैं,
ठीक है, आपके जो तत्व होते हैं, तत्व जो है वो अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में जो तत्व होते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अधिकतर आपके ऐसे तत्व होते हैं जो एकल परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं? एकल परमाणु। अधिकतम ऐसे होते हैं जो आपके एकल परमाणु होते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे आसपास लगभग अभी 118 प्रकार के तत्व हैं जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी नामक कॉलोनी में निवास करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसमें 5-4 अलग अलग प्रकार के जो हैं ब्लॉक बने हुए हैं। तो एकल परमाणु जो हैं बहुत सारे होते हैं, जिसमें सभी के सभी जो हैं आपके क्या आ जाते हैं भाई? धातुएं आ जाती हैं, और सबसे ज्यादा धातुएं हैं हमारे आवर्त सारणी में। साथ में जो है आदर्श गैस आ जाती है, ठीक है, साथ में कुछ और है जो भी इसमें आ जाती है। अब यदि हम बात करें किसकी किसकी किसकी, जैसे बोरॉन आ गया उसमें, ठीक है ना, पर यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं जो द्विपरमाणु होते हैं। तो द्विपरमाणु कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, द्विपरमाणु जो है कुछ गिने चुने ही होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, रुको रुको सीक्वेंस में चलते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और कुछ बच रहा है क्या? नहीं, तो इतने में काम चल गया। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुपरमाणविक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुपरमाणविक होते हैं। तो बहुपरमाणविक कौन से होते हैं? तो इसके पीछे की भी कहानी बड़ी सिंपल है। जैसे कि आपका फास्फोरस हो गया P4 के रूप में, सल्फर हो गया S8 के रूप में, सल्फर हो गया S6 के रूप में, तो ये आपके बहुपरमाणविक होते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि मैं यदि कहता हूं कि मेरे पास फास्फोरस का एक अणु है तो उसके अंदर फास्फोरस के 4 होंगे परमाणु, और सल्फर की यदि हम बात करेंगे तो सल्फर के अभी बीच वाले अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 8। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। तो वही तो पूछा गया है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन तो नहीं पाया जाता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, बट आर्गन जो है वो एक प्रकार का क्या है भाई? निष्क्रिय गैस है, ठीक है, उत्कृष्ट गैस है, और क्लोरीन आपका Cl2। तो आंसर क्या होगा? क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका हमारा जो आंसर है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो वो होगा आपका आर्गन, राइट? क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? देखो लिखा है ना, आदर्श गैस। ठीक है जी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब सवाल का सवाल, उसके साथ जवाब, और उसके साथ जो है जानकारी और कॉन्सेप्ट जो है उसको साथ में कैरी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? इस चैप्टर का आपका रिवीजन हो रहा है और आपका नॉलेज जो है वो भी बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस क्लास को बता सकते हैं अपने सीनियर या अपने बड़े भैया जो दीदी हैं उन लोगों के साथ में, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे इसको 9th-10th में नहीं पढ़ते हैं, और 11th-12th में यदि विज्ञान लेते हैं तो वहां पर उनको जाती है बहुत सारी परेशानी, क्योंकि बेसिक चीजें, राइट? चलिए, पक्का पक्का, बहुत सही था। चलो आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी कहानी थी। अब बात हो रही है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, 1 मोल के लिए निकाल लो पहले। चलो मजे करो, पहले 1 मोल के लिए निकाल लो। तो सीधी सीधी बात है कि 1 मोल आपका H2O जो है वो कितना होगा? 1 मोल जो आपका H2O है वो 18 ग्राम के बराबर होगा। तो आधा मोल किसके बराबर होगा? तो आधा मोल जो है वो किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 ग्राम के बराबर। खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? और सीधे यहां पर लिख दो जी हाँ। कुछ समझ में आया आप लोगों के? राइट। तो इस तरीके से जो है 1 मोल यदि 18 ग्राम के बराबर होगा तो आपका जो आधा मोल है वो किसके बराबर होगा? सीधी सी बात है, बचपन वाली बातें हैं, ठीक? तो आधा मोल जो है वो 9 ग्राम के बराबर होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एकदम सिंपल सी कहानी थी, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? चलो, पक्का सही है। अब बात हो रही है 1.8 H2O में अणुओं की संख्या। तो यहां पर ग्राम लिखा होना चाहिए, यहां पर जो है ग्राम लिखा होना चाहिए। सवाल यह है कि 1.8 ग्राम H2O में
अणुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो आप ध्यान से देखिए, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यदि मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं 1 मोल। स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे से सुनो, ठीक है, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में बड़ा काम आता है। 1 मोल यदि मैं कह रहा हूं H2O, बात समझ में आ गई। तो यदि मैं कह रहा हूं 1 मोल H2O, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका 6.022 गुणा 10 की घात इतना इतना। H2O क्या है, तो H2O जो है वो आपका अणु है, अकेला हाइड्रोजन होता, परमाणु होता तो अणु, मतलब 1 मोल यदि मैं H2O लेता हूं तो इतने मेरे पास अणु होंगे और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा भाई, 18 ग्राम होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर तीन चीजें हैं जो आपस में चलती है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट 1 मोल H2O, अच्छा थोड़ा इसको रिवर्स में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 18 ग्राम H2O बराबर जो है वो 1 मोल है ऑफ H2O। या फिर आप यदि इसको थोड़ा और खेल खेलना चाहें तो आप लिख सकते हैं 18 ग्राम H2O बराबर 0.0000000 23 बार 0 अणु। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। इसके बाद एक मस्त वाली चीज बताता हूं और उसके बाद कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। पहले करिए नोट, चलते हैं कॉन्सेप्ट के तरफ। तो भाई क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। अब एक तरफ है मोल, एक तरफ है अणु और एक तरफ है आपका द्रव्यमान। अब देखो देखो देखो, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज है ये मोलों की संख्या है ना, ये क्या है, मोलों की संख्या है। आपको तीनों के बीच में सामंजस्य पता होना चाहिए, तीनों के बीच में जो कनेक्शन है वो भी पता होना चाहिए, राइट। तो एक तरफ तो है मोलों की संख्या, राइट राइट राइट, एक तरफ जो है कणों की संख्या। अणु क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका कणों की संख्या, राइट। एक तरफ है मोलों की संख्या, एक तरफ है कणों की संख्या और एक तरफ जो है आपका द्रव्यमान है। क्या है, तो यहां पर आपका द्रव्यमान है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका यहां पर है द्रव्यमान। क्लियर हो गई कहानी। तो मोलों की संख्या, कणों की संख्या और द्रव्यमान के बीच में आपको यदि खेल समझ में आ गया तो बड़ा ही आसान है। तो ऐसा यदि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले मास्टर इक्वेशन लिखें। मास्टर इक्वेशन का मतलब क्या है कि आप मोलों की संख्या को कणों की संख्या के साथ और द्रव्यमान के साथ लिखें और उसके बाद ये 3-4 चीजें लिख लें। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको ये करना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप देखकर बता देंगे कि आपका आंसर क्या है। जैसे मैं देखकर बता सकता हूं कि 18 ग्राम यदि H2O लेते हैं, 18 ग्राम यदि H2O लेते हैं तो कितना है, ध्यान से देखो। तो ये जो भी है इंटू 10⁻23 अणु है। अब यदि मैं क्या कह रहा हूं 1.8 ग्राम, अब मैं कह रहा हूं आपका 1.8 ग्राम, मैं कह रहा हूं 1.8 ग्राम यदि आप H2O लेते हो तो इसको आपने 10 से विभाजित किया तब तो 1.8 आया, तो इसको भी 10 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा, और 10 की घात 23 है, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 22 अणु। कुछ समझ में आया आपको, बात समझ में आई। इसीलिए ऐसा यदि कोई भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आपको पहले ये मास्टर या मेन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आपको मोलों की संख्या को कणों की संख्या के साथ, द्रव्यमान को मोलों की संख्या के साथ और द्रव्यमान को कणों की संख्या के साथ लिखना ही पड़ेगा। बिना ये लिखे आपकी जो पहेली है वो सुलझने वाली नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा हमारा विकल्प क्रमांक 4 यानी कि डी। बात समझ में आ गई। तो आंसर चेक कर लेते हैं। कहानी बिल्कुल सिंपल है और ऑप्शन क्रमांक घ जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल लगाएंगे ऑटोमेटिकली, कुछ भी रटना वटना नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2-3 चीजें रट लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपन 10-12 सवाल लगाएंगे, निश्चिंत होकर बैठ जाइए, सब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर हो जाएगा। आप सारी जो चिंता है वो हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है, और हम अच्छा रिजल्ट जो है वो आप पर छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई, बढ़ते आगे। चलो, अब बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, राइट। यह किस नियम के अनुकूल है? तो भाई सीधी सी बात है, आप कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी नमूना ले लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो
3 और 8 क्यों रहता है वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये रहा आपका कार्बन, ठीक है। अब कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई 12 है। अब यदि आप मान लेते हैं कि यहां पर CO2 लेते हो तो ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और यदि हम 2 ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यदि कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है तो भाई 16 होता है, राइट। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा तो 32 होगा, तो ये 12 और 32 होगा। पर यदि हम इसे आसान भाषा में लिखें और इसको यदि हम 4 से विभाजित करें तो हमें मिलेगा 3:8। तो हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स ये 3:8। बात समझ में आ गई। तो यदि आपको 3:8 मिल रहा है किसी भी प्रकार के सैंपल में, आप उसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिमालय से CO2 कलेक्ट कीजिए, हालांकि वहां पर CO2 थोड़ी कम होगी, ठीक है। आप अमेज़न के जंगलों से आप CO2 कलेक्ट कीजिए, आप आपका जो भी शहर है कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का नमूना यानी कि सैंपल कलेक्ट कीजिए, आपका जो आंसर है वो हमेशा कैसे आएगा 3:8 में आएगा। तो ये क्या है, तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या है, तो ये है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। बस खेल खत्म। ये है हमारे एक समान स्थिर अनुपात का नियम, राइट। बात समझ में आ गई। चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे और चेक करने के बाद बिल्कुल सही जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। चलो, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भयंकर था नहीं इसमें। अगले सवाल की बात करेंगे, किस वैज्ञानिक ने के अनुसार परमाणु जो है वो अविभाज्य है। पहला सवाल ही हमारा यहां से था और ये बात हो रही है अविभाज्य है ना, राइट। अविभाज्य है ना, इसका मतलब क्या हुआ, किसने बोला था, सर डाल्टन ने, राइट 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 राइट। तो ये जो है ये कहानी यहां से ऐसे ऊपर हो जाएगी। क्लियर, तो बिल्कुल सही है हमारा जो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। एंड सी, सिंपल सी बात आपके दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं। ओके, बढ़िया सवाल है। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये होते हैं हमारे परमाणु। तो यही होगा हमारा, जी हाँ, क्या कहते हो, आंसर यही होना चाहिए, परमाणु। आप ध्यान से देखोगे कैसे परमाणु होते हैं बताता हूं। देखो, हम चलते हैं एक अभिक्रिया की तरफ जिसके बिना जो है रसोई घर में खाना नहीं बनता है। मैं एक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। CH4 के साथ में मैंने 2 O2 मिलाया है और मुझे मिल रहा है CO2 और साथ में मुझे मिल रहा है 2H2O। यहां तक तो दुनिया बड़ी सही चल रही थी। अब ध्यान से देखिएगा, अब यदि आप गौर फरमाएंगे तो कार्बन यहां पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कार्बन एक जगह से निकल रहा है दूसरी जगह जुड़ रहा है। कुछ वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन अकेला है, पर वहां पर आपका जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से भी जुड़ा है और हाइड्रोजन से भी जुड़ा है। इसका मतलब ये कि परमाणु, अब ये पढ़ो, तत्व के वो सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अब सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने का मतलब क्या है, मतलब ये कि देखो अभिकारक की तरफ भी थे और उत्पाद की तरफ भी थे। इसका मतलब वो जो चीज है वो क्या होगी आपकी, परमाणु। अणु का परम रूप जो है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, परमाणु। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, चलेंगे आगे। कर लिया, सिंपल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हाइड्रोजन आपका जो रहेगा वो रहेगा कैसा, हाइड्रोजन जो रहेगा आपका ये रहेगा आपका H2 के रूप में, क्लोरीन जो है Cl2 के रूप में, सल्फर जो है वो S6 या फिर S8 के रूप में, कभी कभी वो जो है वो S2 के रूप में भी होता है, आर्गन जो है वो Ar, क्योंकि ये है आपकी निष्क्रिय गैस। कैसी है, तो ये है आपकी निष्क्रिय, तो ये जो है ये है आपकी निष्क्रिय गैस। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी, राइट। चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो सीधी बात यह है कि इस चैप्टर को यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी बिल्कुल परेशान मत होइए।
जितने सवाल मैं आपको लगाता जाऊंगा आपकी अपने आप जो तैयारी है स्टूडेंट्स वो होती जाएगी, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक तत्व ए की संयोजकता 3 और 2 है। ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। ये तो मेरे सभी स्टूडेंट्स एवं ही कर लेंगे भाई। एक तरफ ए है, तत्व ए और बी, यहां पर बी होना चाहिए। तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो एक तरफ है ए, एक तरफ है बी, और दोनों के बीच में हो चुका है खेल शुरू कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, सीधी बात, ए 2 होगा, बी 3 होगा, जैसा कि दुनिया जानती है। जितनी संयोजकता ए की होगी वो बी की संख्या होगी, जितनी संयोजकता बी की होगी वो होगी आपकी ए की संख्या। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हो गया आपका आहा 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 आहा, जो भी करना है कर लो। तो ये हो गया आपका A2B3, और कहीं पर दिया है क्या? तो बिल्कुल दिया है A2B3, और यही होगा हमारा सही आंसर, राइट। कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो इस तरीके से A2B3 जो है ये होगा हमारा आंसर। चलो और बढ़ेंगे आगे, खेल को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो अब सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र है, सोडियम फॉस्फेट रट लो, जो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा तरीका है कि सोडियम फॉस्फेट छोड़ो, जो आपसे पूछा जाए उसका आप सूत्र जो है वो बता दो लिखकर। 2 मिनट का टाइम लगेगा, ध्यान से देखना, ठीक। 2 मिनट का टाइम लगेगा, ध्यान से देखना। सिंपल सी कहानी है, राइट 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 राइट। क्यों सिंपल सी कहानी है बताता हूं। देखो, एक तरफ जो है आप ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, ये ले लीजिए। एक तरफ जो है आप धनायन ले लीजिए, और एक तरफ जो है आप ले लीजिए सभी ऋणायन। ये लो, एक तरफ ले लो धनायन और एक तरफ ले लो सारे के सारे जो है ऋणायन। थोड़ा और बढ़ाते हैं, ऋणायन का जो आकार है थोड़ा बड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो धनायन कौन से ले लिए? तो देखो, सोडियम ले लिया, H+ ले लिया, अमोनियम ले लिया। आयन जो है आपका परमाणु वाला भी हो सकता है और अणु वाला भी हो सकता है। परमाणविक आयन भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और आपका ये जो है आणविक आयन भी हो सकता है। ऐसी हम बात करेंगे Ca2+ की, ऐसी हम बात करेंगे Mg2+ की, हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे Zn2+ की। 2 मिनट में ना इस पूरे खेल को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, राइट। हम बात करेंगे Cu2+ की, ठीक है, हम बात करेंगे Fe2+ की, और इस तरीके से जो है हमारे सारे के सारे जो धनायन है वो हो चुके हैं। चलते हैं कुछ एक ऋणायन की तरफ। हम जब भी किसी हेलोजन की बात करेंगे, यानी समूह 17 के जितने भी तत्व होते हैं वो हेलोजन होते हैं, जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। कुछ ऐसे हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन की, हम बात करेंगे ऑक्सीजन आयन की, हम बात करेंगे नाइट्रोजन आयन की, हम बात करेंगे सल्फेट आयन की, हम बात करेंगे नाइट्रेट आयन की, हम थोड़ी सी बात करेंगे कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट आयन गलत हो गया है, ठीक है, और हम बात करेंगे फॉस्फेट आयन की। बस इतना जो है अपने दिमाग में आप कर लो फिट, इतने में खेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में बना लो, इतने में जो है पूरा का पूरा जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सबके नाम बता देता हूं, 2 मिनट का खेल है, ध्यान से देखिएगा। सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, आयरन आयन। अच्छा, कॉपर के ना 2 होते हैं, Cu2+ भी होता है और Cu+ भी होता है। अब एक तरफ ऋणायन है, दोनों के बीच में जो है खेल शुरू हो चुका है, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, और वहां पर है आपका फॉस्फेट आयन। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप बस इतना याद रख लीजिए, याद भी क्यों रख लीजिए, प्रैक्टिस में ही खेल हो जाएगा। अब बस इतना समझ लीजिए इनके ऊपर कितना लिखा है। तो किसी के ऊपर यदि प्लस लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, किसी के ऊपर यदि 2+ लिखा है मतलब 2 लिखा है,
कर लिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो भाई, मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया क्लोरीन, हाइड्रोजन के ऊपर कितना तो -1, क्लोरीन के ऊपर कितना तो -1, बस कॉन्सेप्ट जो है उसकी उड़ चुकी है धज्जियां। अब आपका जो मन करेगा वो बना सकते हो। कैसे? तो ये हो गया आपका HCl, क्योंकि आप H1Cl1 लिखोगे और इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ेंगे? वहां आगे बढ़ेंगे। अब मैं कह रहा हूं भाई मेरे को सोडियम के साथ बनाना है ये NO3 नाइट्रेट, तो मैं क्या करूंगा? एक तरफ मैं सोडियम लिखूंगा, एक तरफ मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, माइनस लगा दो प्लस लगा दो। सोडियम के ऊपर एक धन है इसलिए 1 लिख दो, खेल ही खत्म हो चुका है। चलो नाइट्रेट के ऊपर एक माइनस है इसलिए 1 लगा दो, इसका इधर पे, इसका इधर पे, और खेल जो है वो हो गया शुरू। और आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, आप इसको ऐसे लिखोगे। अब यदि एक है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बनेगा तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ यदि एक है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि इधर वाली चीज सोडियम है, इधर वाली जो चीज है वो क्या है? आपकी NO3 नाइट्रेट है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। तो ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। एक और बनाते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं मेरे को पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है। हाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे को पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है। भाई ये रहा पोटेशियम, ये रहा कार्बोनेट, ये प्लस है और ये 2 माइनस, -2 है। 2 माइनस -2 एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। चलो अब आप मेरे को बताओ, यहां मैं 1 लिखूंगा, यहां मैं 2 लिखूंगा, और बस खेल खत्म। बस आपको याद रखना है सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, इतने में आप किसी भी प्रकार का जो यौगिक है उसका निर्माण कर सकते हो। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे भाई? K2 और यहां पर आ जाएगा CO3 और इसके नीचे एक को लिखते लिखते हम नहीं हैं इसलिए यह हो जाएगा K2CO3। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? K2CO3। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट बना लिया, कहां गया? सोडियम नाइट्रेट बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। तो आपका जो मन करेगा आप वो बनाइए। आपको सिर्फ ये चीज अपने दिमाग के अंदर करनी है फिट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से आप कोई नमक, कोई अम्ल, कोई क्षारक, कुछ भी बना सकते हो। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, वो हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। अब हम जो चाहे वो बना सकते हैं, हमको बस पता होना चाहिए एक छोटा सा खेल। एक और एग्जांपल देता हूं, एक डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको हटा दें यहां से, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब एक तरफ से एंट्री लेता है आपका कैल्शियम जिसके ऊपर 2+ लिखा हुआ है, और एक तरफ से एंट्री लेता है कार्बोनेट जिसके ऊपर 2- लिखा हुआ है। ये वो दोनों सही है, माइनर डिफरेंस है, अभी काउंट नहीं करेंगे। चलो अब ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, और जो है ये ऐसा और ये ऐसा हो गया, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे सर Ca के नीचे 2 लगा दो और CO3 जो है इसके नीचे भी 2 लगा दो, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पर स्टूडेंट्स 2 को यदि हम कॉमन निकालेंगे, देखो यदि एक जैसे रहते हैं ना तो उसको कॉमन निकाल लो, वो कट बिट के आ जाएगा आपका CaCO3। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 को निकाला कॉमन, एक बचा, एंड दैट विल टर्न इनटू CaCO3 जिसको आप बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने का पत्थर, यानी कि आपका संगमरमर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कहां आप इतना सारा रटते थे, रसायनों के नामों को लेकर आप परेशान हुआ करते थे, और कहां 2 चीजें याद रखनी है आपको, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। मतलब ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कई 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को नहीं पता होता है। आप पूछ कर देखना आपके बड़े भैया दीदिया सीनियर्स के साथ, आपको 1-2 बड़े भैया दीदिया सीनियर आपके पक्का ऐसे मिलेंगे जहां पर ये वाली जो दिक्कत है वो आती है। फिर 4 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आराम से सीखिए, फिर जो मन चाहे वो बनाइए। बात समझ में आ गई? नोट किया? जल्दी करो, मैं हट गया एक तरफ।
कर लिया, पक्का। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सोडियम फॉस्फेट ना, सोडियम फॉस्फेट की बात हो रही है ना, देखो सोडियम फॉस्फेट की तो बात हो रही है, पक्का। अब फॉस्फेट और सोडियम के बीच में जो खेल है उसको देखते हैं, ध्यान से देखना। अब सोडियम कहता है Na+ और फॉस्फेट कहता है PO4 3-। मतलब यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 3, और खेल जो है वो शुरू होगा दोनों के बीच में। तो सोडियम जो है वो होगा 3। आ गया सबके समझ में? तो ये होगा Na3 और यहां पर होगा आपका PO4 और यहां पर 1 आएगा। मतलब एक ही है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये हो जाएगा Na3PO4। कुछ आया समझ में? कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जो चाहे वो बना सकते हो। फॉर्मूला देखकर नाम लिख सकते हो, या नाम देखकर आप सीधे उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जो कि हम लिख चुके हैं। बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर होगा Na3PO4 1 या फिर Na3PO4। क्लियर? तो इस तरीके से जो है सोडियम फॉस्फेट बनेगा। सोडियम फॉस्फेट बन चुका है। हालांकि ये इसका काम नहीं है, हालांकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, फिर भी आप ये सब बनाकर दिखाना, ठीक है? ठीक है, आप बनाकर दिखाना मुझे। हाइड्रोजन सल्फेट लिख लो अपनी कॉपी में, हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट अपन बना चुके हैं, जिंक नाइट्रेट, जिंक फॉस्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बनाकर दिखाना आप और कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि ये सीख गए तो आपको पता नहीं है आप क्या सीख गए, मतलब आप ऐसी चीज सीख गए जिसमें बहुत सारे 10th और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जाती है दिक्कत। यही तो मजा है ना, कि ऐसा सीखिए कि अपने से ज्यादा एज वाले जो हैं, नॉट एज वाले, अपने से ज्यादा जो हायर क्लासेस वाले हैं उनके भी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से बन जाए। इसी को कहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक, तो जो भी चीज मैंने बनाई है उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ बन जाएगा। ठीक, इसको अमोनियम कहते हैं, ये याद रखिएगा बस। पक्का? बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। ठीक है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? फिर वही घिसी पिटी कहानी, हम लिखेंगे मास्टर फॉर्मूला। तो मैं बात कर रहा हूं 1 मोल Na की, यानी कि सोडियम की, तो ये कितना होगा? तो ये 2 चीज के बराबर होगा। यार ये मिट क्यों नहीं? हाँ, तो 6.022 इंटू 10 की घात इतना क्या होंगे? तो परमाणु होंगे। किसके होंगे? तो Na के होंगे। परमाणु किसके? तो Na के। बात समझ में आ गई? अब ये जो 1 मोल Na है, इसी को मैं और ऐसे लिख सकता हूं, 23 ग्राम लिख सकता हूं। तो मैंने मोल को द्रव्यमान से जोड़ दिया, मैंने मोल को परमाणु से जोड़ दिया। अब द्रव्यमान को परमाणु से जोड़ना जरूरी है, तो मैं लिख सकता हूं 23 ग्राम Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये 3 चीज करनी पड़ेगी। 3 चीजों के बीच में जो खेल है वो बनता है। राइट, अब आते हैं यहां पर सवाल पढ़ो, पहले ये लिखो, उसके बाद आंसर तो आ ही जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट हो चुका है। ठीक है, अब देखो, बहुत घबरा लिए, बहुत परेशान हो गए, अब देखो, अब मजे लेंगे रसायन विज्ञान की, है ना? ध्यान से देखना। सोडियम परमाणु का द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? आहा, देखो 23 ग्राम सोडियम में इतने परमाणु हैं। मतलब ये कि जैसे ही सवाल पड़ा आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परमाणु की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है, या अणु की बात हो रही है। अकेला है आपका तो परमाणु की बात होगी, एक से ज्यादा परमाणु आपस में मिले हुए हैं तो अणु की बात होगी। किसी भी परमाणु या अणु के ऊपर यदि प्लस माइनस लगा हुआ है तो आयन की बात होगी। ठीक है, तो 23 ग्राम सोडियम में इतने, ठीक है, 23 ग्राम सोडियम में इतने परमाणु, तो 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु? तो क्या करोगे? सिंपल सी है कहानी, जो मुझे आपको है सुनानी है ना। इतने कर दोगे, डिवाइड बाय 23 कर दोगे, और आगे जो है परमाणु लिख दोगे।
अब आप बोलोगे सर हम 9th क्लास के नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स हैं, हम कहाँ इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप कैलकुलेटर से अभी कर लो स्टार्टिंग में, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, राइट। अब जिनका कैलकुलेटर से करके हो गया है वो सुनो क्या करेंगे। देखो मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना है, ये दशमलव को हम उधर लेकर जाएंगे। जब दशमलव उस तरफ जाता है तो पावर कम हो जाती है, सिंपल सी बात। जब दशमलव जो है उस तरफ जाएगा, 6 को 60 बनाओगे तो एक 0 ले लिया ना। 6 को यदि आप 60 बना रहे हो मतलब 10 से गुणा किया तो एक 0 ले लिया, तो ये 22 23 से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब आपका दशमलव उस तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, राइट। तो देखो, तो यदि ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको बना सकते हैं क्या, जो हमारा मन करेगा वो 60 और 10 की घात ये हो गई 22 डिवाइड बाय, आप यहां पर 23 कर दीजिए, इससे इसको गुणा कीजिए, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना होता भाई आपका जो है, यदि ये यहां पर 69 होता तो ये 3 से बराबर भाग चला जाता, पर ये जो है ये आपका 69 से कम है, ये 60 है, ये 23 है, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, और यहां पर आएगा 22। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 2 पॉइंट तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। लो बात समझ में आ गई, मतलब ये कि जो प्रैक्टिस करता है किस्मत भी उसके साथ में होती है, और आपका जो आंसर है वो दोनों में से कौन सा सही होगा, घ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 23 है, और 23 नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक जो 10 है वो सामने लेकर हम आए थे, तो 23 से कितना हो गया था, वो 22 हो गया था। ये लो सिंपल सी कहानी है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी यानी कि ग। ठीक, चलो नोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब चलते हैं आगे। आहा, कैल्शियम फॉस्फेट, किसकी बात हो रही है, कैल्शियम फॉस्फेट की। ये लो, एक तीर से जितने चाहे उतने निशाने लगाइए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। कैल्शियम फॉस्फेट, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट Ca2+। फॉस्फेट कहां पर है, तो यहां पर है PO3 3-, राइट। तो ये जो खेल है वो क्या होगा, क्या होगा, तो यहां कहीं पर कैल्शियम है Ca2+, यहां कहीं पर फॉस्फेट है PO3 3-। बात समझ में आ गई। और कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 2, इसको लिखोगे 3, और खेल को होने दो शुरू। ये लो, ये लो, बात समझ में आ गई। अब बचा क्या, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं। यहां पर आएगा Ca, यहां पर आएगा 3, यहां कहीं पर होगा स्टूडेंट्स PO4, और उसके नीचे होगा 2। लो जी, बाय बाय हो गया इस कॉन्सेप्ट का। बात समझ में कहीं दिया हुआ है Ca3। अब घबराने जैसी कोई बात नहीं है, जितने होमवर्क में मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनको आप लगा लीजिए। दोबारा कभी आपको लाइफ में किसी भी चीज को देखकर उसका सूत्र बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, चेक करेंगे। ये लो, गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कॉन्सेप्ट ही सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। चलो आगे, पक्का। चलो, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। जब हम कहते हैं 1 मोल जल, जब हम कहते हैं 1 मोल जल तो कितना होता है भाई, 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम कैसे बनता है, तो जो जल है आपका वो क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। तो इसको आप कैसे लिखते हो, H2O को आप कैसे लिखोगे, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, 2 हाइड्रोजन है, 2 धन 16 ही तो लिखोगे, हाइड्रोजन के 2 और 16 और 1 ऑक्सीजन। तो 18 ग्राम आपका जो जल रहेगा, 18 ग्राम जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना रहेगा, 16 ग्राम रहेगा। 18 में कितना रहेगा, देखो, तो 18 ग्राम जल में, नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, ये देखो, ये लो, ये लो, 18 ग्राम जल जो रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। 18 ग्राम जो जल है उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। तो इजी या मुश्किल मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कोई डाउट है या मेरी स्पीड कम या ज्यादा है तो वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ रही है,
ठीक है, चलिए तो यही होगा हमारा आंसर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कॉपी में करेंगे नोट और बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो हो गया, कर लिया नोट, पक्का? ठीक, अगले सवाल को पढ़िए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, तो जैसा कि आपका आंसर आ गया होगा, सिंपल सी कहानी है कि 1 ग्राम H2, अकेला हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन की बात हो रही है। 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो हम जानते हैं कि भाई 2H2 धन O2 जो है वो मिलकर क्या बनाता है, 2H2O बनाता है। ये हमारी सामान्य अभिक्रिया है। ठीक है, अब जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कि मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने काउंट करो, यहां पर हाइड्रोजन का एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऐसे वाले 2 अणु हैं, इसका मतलब 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन जो होता है उसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 1 ग्राम होता है। तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 ग्राम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16 तो 2 का 32। ठीक है, तो ये 32 ग्राम हो गया। और एक H2O का 18 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो गया भाई, 36 ग्राम हो गया। अब यहां पर जो है ना, एक ही सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, और कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसी को हम कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आप यदि 36 ग्राम जल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए 4 ग्राम, ऑक्सीजन चाहिए आपको 32 ग्राम। पर यदि क्या हो, आपके पास हाइड्रोजन जो है वो ही 1 ग्राम दिया हुआ है। अब यदि यही 1 ग्राम दिया हुआ है तो निश्चित अनुपात का नियम यह कहता है कि इस पूरे को आप किससे, भाई इसको 4 से विभाजित किया होगा तब तो 1 आया होगा, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये 8 ग्राम हो जाएगा और ये 9 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन से आप 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते थे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही रिएक्शन होगी, भले ही उस बर्तन में ऑक्सीजन की कितनी भी मात्रा हो, रिएक्शन जो है वो सिर्फ आपके 8 ग्राम की ही होगी। और यही कहलाता है आपका निश्चित अनुपात का नियम। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी। आंसर जो है वो हमारा होगा कौन सा, तो भाई 8 ग्राम होगा, और बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो यहां से हमने देखो एक ही चीज से हमने 2-2 निशाने लगा दिए हैं। पहला निशाना हमने ये लगाया, हम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम सीख गए, मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान एक समान होगा। दूसरी जो बात हम सीखे वो ये है स्टूडेंट्स कि निश्चित अनुपात का जो नियम है वो क्या होता है, मतलब 4 के लिए 32 तो 1 के लिए 8। आधा यदि कोई पूछ ले आपसे कि आपके पास जो है भाई आधा ग्राम है, राइट, अब कोई बोले कि 0.5 ग्राम है, तो अब बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 ग्राम ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 4.5 ग्राम बन जाएगा। खेल खत्म। मतलब जैसा कि हम करते हैं, जी हाँ, कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ चुका है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कोई भी बता सकता है, बहुत सिंपल है, एक परमाणु का द्रव्यमान बताना है। एक मोल का तो हमको पता है, ध्यान से देखिएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए आप सबसे पहले जो है 1 मोल के लिए लिख दो, खेल खत्म, राइट। तो हम लिख रहे हैं 1 मोल, ठीक है। 1 मोल किसकी बात हो रही है, तो 1 मोल बात हो रही है कार्बन की। अब कार्बन एक परमाणविक है, इसलिए हम यहां पर ऐसे लिखेंगे। और ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के बराबर। बात समझ में आई? अब इसमें कितने रिलेशन छुपे हुए हैं, ध्यान से देखिए। एक और छुपा हुआ है, मैं उसको अब यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं भाई 1 मोल है आपके पास, फिर कार्बन है, तो फिर ये किसके बराबर है, तो ये है 6.022, ये तो अपने लिख दिया है। अब द्रव्यमान के लिए लिखते हैं, तो ये किसके बराबर है, तो ये 12 ग्राम के बराबर है। तो मोल से आपने परमाणु को जोड़ा, मोल से आपने द्रव्यमान को जोड़ा, 3 ही चीजें हो सकती हैं। मोल हो सकता है, कण हो सकता है जिसमें अणु परमाणु कुछ भी आ सकता है, और एक द्रव्यमान हो सकता है।
तो आपने मोल से परमाणुओं को जोड़ दिया, मोल से आपने द्रव्यमान को जोड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं भाई कि 12 ग्राम कार्बन जो रहेगा वो किसके बराबर है, 6 इंटू इतने परमाणु के बराबर है। मतलब इतने परमाणु मिलकर, ध्यान से देखिएगा, इतने परमाणु मिलकर 12 ग्राम बनाते हैं, उतने सारे परमाणु मिलकर सिर्फ 12 ग्राम बनाते हैं। बात समझ में आई? क्या पूछ रहे हैं? एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु मतलब इतने परमाणु मिलकर यदि 12 ग्राम बनाते हैं तो एक परमाणु कितने बनाएगा? तो एक परमाणु यानी कि परमाणु जो है स्टूडेंट्स वो कितने बनाएगा? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। क्या करोगे, 12 डिवाइड बाय, सीधी लाइन बनाते जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 12 6 लगभग 2 से थोड़ा सा कम, 2 लगभग 2 के आसपास। इससे इसको अपन काट देंगे, ये 10 की घात ऊपर चली जाएगी, -23 हो जाएगी। तो इसको यदि हम इससे काटेंगे तो लगभग 2, मैं कह रहा हूं लगभग, है ना। नहीं तो आप ये मत बोलना कि सर ये तो 2 से कम आएगा, गलत मैथ्स कर दिया आपने, राइट। तो ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं लगभग 2, 2 × 10⁻³ के आसपास, 2 × 10⁻⁻23। अब सवाल पैदा होता है सर -23 क्यों? +23 था, ऊपर पहुंचा -23। बात समझ में आ गई? क्या ऐसा कुछ कहीं पर दिया हुआ है? तो देख लेते हैं। और आगे क्या आ जाएगा? तो भाई ये आ जाएगा किस में, ग्राम में था ना, तो ये आ जाएगा आगे ग्राम में। ऐसा कुछ है, देख लेते हैं। ये तो नहीं है, 12 था, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा, ये नहीं होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, आंसर आपके सामने है। अब हमेशा एक चीज याद रखें कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास 3 चीजें होती हैं, मोलों की संख्या, कणों की संख्या, कणों में 3 चीजें आ गई, अणु आ गया, परमाणु आ गया, आयन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, जो भी आ गया, तीसरा द्रव्यमान। तीनों के बीच में यदि आपको रिलेशन सूत्र पता है तो आपसे बन जाएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, आप कितना रट लो। बात समझ में आ रही है? चलो नोट कर लो, पक्का? ठीक। अब बढ़ते हैं आगे और चलते एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मेरी क्लास का हर स्टूडेंट बता सकता है, बड़ा ही सिंपल है। फ्लोरीन का संकेत क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन का जो संकेत है वो F है, और फ्लोरीन जो है वो कैसी है, द्विपरमाण्विक। तो ये कैसी है? तो ये है आपकी द्विपरमाण्विक, राइट। तो यदि आपकी फ्लोरीन द्विपरमाण्विक है तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे? F2 से। तो ये जो है ये फ्लोरीन का क्या है? तो ये अणु है, ये फ्लोरीन का क्या है स्टूडेंट्स? तो ये है आपका अणु, ठीक है। और यदि सिर्फ आप F लिखते हो तो वो क्या है? तो ये फ्लोरीन का परमाणु है। बात समझ में आ गई? तो हमारी मुक्त अवस्था में यानी कि सामान्य अवस्था में फ्लोरीन जो है वो इसी तरीके से पाई जाती है। तो यही जो है ये फ्लोरीन की कौन सी अवस्था है? तो स्टूडेंट्स ये है आपकी सामान्य अवस्था। तो ये है आपकी सामान्य अवस्था, दैट्स ऑल, खेल खत्म हो चुका है। तो यही आपकी होगी फ्लोरीन की सामान्य अवस्था। क्रॉस चेक कर लो, कुछ है ही नहीं किसमें, ये लो, खेल खत्म। बात समझ में आ रही? नोट कर लो। चलते हैं आगे, देखते हैं ऐसा अगला सवाल। और ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय गैस की बात हो रही है। हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ज़ेनॉन। तो हीलियम इज Xe, सॉरी हीलियम इज He, क्या हो गया? Xe थोड़ी होगा, तो ज़ेनॉन होगा ना। हीलियम इज He, नाइट्रोजन इज N2, नियॉन इज Ne, और ये ज़ेनॉन इज Xe। अब इसमें से N2 जो है ये कैसी है आपकी? नहीं है, निष्क्रिय गैस, नहीं है निष्क्रिय गैस। बात समझ में आ गई? तो ये एक निष्क्रिय गैस जो है वो नहीं है। तो आंसर आपका होगा नाइट्रोजन, जो कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो थोड़ा और बार आगे बढ़ेंगे। बोरॉन का संकेत निम्न में से कौन सा है? तो भाई बोरॉन क्या है आपका? बी है। बोरॉन जो है आपका क्या है? तो ये आपका बी है, बी है, बी है। ये आपका बिस्मथ है,
ये जो है आपका ये क्या है, तो आपका ये बैरियम है, और ये क्या है, तो ये आपका ब्रोमीन है, राइट। तो ये जो है, सॉरी इसको हटाते हैं अपने यहां से, राइट। तो ये जो है ये हमारा बोरॉन है। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया, ऐसे अपन हिंदी में तो पढ़ ही रहे, राइट। तो ये आपका बोरॉन है और यही आपका आंसर है, जो कि कोई सवाल ही नहीं था, बेसिकली बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलो और आगे बढ़ते हैं। निम्न तत्वों में द्विपरमाणुविक कौन सा नहीं है? कौन सा द्विपरमाणुविक नहीं है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो क्लोरीन है वो Cl2 है, नाइट्रोजन जो है वो N2 है, हाइड्रोजन जो है वो H2 है, तो फास्फोरस जो है वो है आपका, हटाते हैं इसको यहां से, रुको, और फास्फोरस जो है वो आपका क्या है, तो फास्फोरस आपका P4 है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? तो फास्फोरस जो है वो है आपका P4, दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एक और चीज, फास्फोरस जो है वो अपने अपर रूपों के रूप में पाया जाता है, मतलब ये कि एक समान सूत्र रहेगा पर उसके जो भौतिक गुणधर्म रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, और फास्फोरस जो है वो होता है सफेद फास्फोरस, रक्त यानी कि रेड फास्फोरस, और होता है आपका ब्लैक फास्फोरस। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से ये बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। हम बढ़ रहे हैं आगे। किसी तत्व की संयोजकता जो है वो क्या होती है, तो देख लेते हैं। उसकी संयोग करने की क्षमता है, हाँ ठीक है, उसके संयोग करने की क्षमता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग कर सके। बड़ी सिंपल सी कहानी है। संयोजकता की सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो ये है कि वो कितने आबंध बनाता है, आबंध, कितने आबंध उसने जो बनाए हैं वो उसकी संयोजकता होती है। इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, कितने आबंध उसने बनाया है, यही उसकी आपकी संयोजकता है। कैसे है, ध्यान से देखो। अब जैसे हाइड्रोजन है तो इसकी 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, और ऑक्सीजन की जो है वो 2 होती है। इनसे हम समझ लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं भाई NH3, तो NH3 जो है उसका कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यदि मुझे इसकी संरचना बतानी है तो मैं ऐसे बता दूंगा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। कुछ इसी तरीके से यदि मैं H2O बताना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। कुछ इसी तरीके से यदि मैं CH4 बताना चाहूं तो ये कार्बन रहा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप इसको मीथेन भी कहते हैं। कुछ इसी तरीके से यदि मैं CO2 बताना चाहूं तो मैं बताऊंगा C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। अब जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो 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 देखो। अब हाइड्रोजन एक आबंध बनाएगा, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, और यही इन सबकी संयोजकता है। ध्यान से देखो, प्रत्येक हाइड्रोजन ने एक 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 बनाया, पर प्रत्येक नाइट्रोजन जो है उसने 3 बनाए। कुछ ऐसे ही यहां पर ऑक्सीजन ने 2 बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे ऑक्सीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक साथ 2 बना ले या फिर अलग अलग 2 बना ले। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन ने एक साथ 2 अलग अलग 2 बना लिए, पर यदि आप ऊपर की बात देखेंगे तो ऑक्सीजन ने देखो 1 2 1 2, तो एक ऑक्सीजन ने कितने बनाए? 2, इधर वाले ने भी 2, बट कार्बन ने कितने बनाए? 1 2 3 4। कार्बन ने कितने बनाए? 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजन ने कितने बनाए? 1 2 3, ऑक्सीजन ने बनाए 1 2। अब दूसरे वाले भाग को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। मतलब तत्व के एक परमाणु ने 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन किया तो संयोजकता कितनी? 4। तत्व के एक परमाणु ने 2 हाइड्रोजन के साथ किया तो उसकी संयोजकता कितनी? 2। तत्व के एक परमाणु ने 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया तो उसकी संयोजकता कितनी? 3। बात समझ में आ गई? तो संयोजकता यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा की उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप यदि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखना, है जगह अभी अपने पास। अरे यार ये भी लाली है, चलो है अपने पास जगह। आप यदि कार्बन के लिए लिखने की कोशिश करेंगे तो कार्बन का 2 और 4 होता है, नाइट्रोजन का 2 और 5 होता है,
ऑक्सीजन का आपका 2 और 6 होता है और हाइड्रोजन का आपका सिर्फ 1 होता है। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस पर डिपेंड करती है संयोजकता। पर यदि इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अध्याय क्रमांक 4 में, जिसका नाम है हमारे परमाणु की संरचना। राइट, वहां से आपको बहुत सारे रहस्य जो हैं उसके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब सीधी सी कहानी ये है, बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जो है ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है सारे ही पॉइंट सही हैं और इसीलिए उपयुक्त सभी जो हैं वो कैसे होंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, इसको नोट कर लो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट ये, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए और देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 26 जो है वो अपने साथ कौन सा खजाना नॉलेज का लेकर आया है, जो कि बड़ा ही आसान है। ध्यान से देखिए, द्विसंयोजी तत्व का मतलब यह है कि जो दो आबंध बनाता है, जो है दो आबंध बनाता है, जो दो आबंध बनाता है वो आपका कैसा है, द्विसंयोजी, और इसका जो रास्ता है वो छुपा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कर लेते हैं। चलो, सोडियम क्या है आपका, तो सोडियम आपका 11 है, मैग्नीशियम आपका 12 है, बोरॉन आपका 5 है और कार्बन आपका 6 है। अब लिखेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। राइट, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 1, ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 2, और ये हो जाएगा आपका 2 और 3, और ये हो जाएगा 2 और 4। अब अष्टक पूरा करने के लिए ऐसा कौन है जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसका धारण करेगा या त्याग करेगा? ठीक है, ध्यान से देखो। तो जो 2 आबंध बनाएगा, अब 2 आबंध कौन बनाएगा, तो अष्टक पूरा करने के लिए मैग्नीशियम जो है वो 2 आबंध बनाएगा। अष्टक क्या कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम या ज्यादा करेगा अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अष्टक पूरा करने, सिंपल सी कहानी है, अष्टक को पूरा करने, अष्टक पूरा करने मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अष्टक पूरा करने मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा भाई, त्याग करेगा। दैट्स ऑल। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी, द्विसंयोजकता हो जाएगी, और यही होगा हमारा सही आंसर। बात समझ में आ गई? एक बढ़िया चीज बता देता हूं जिससे हमेशा के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये था आंसर। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या उस संख्या को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बात समझ में आ गई? तो अब एक टेबल बनाने जा रहा हूं जिससे आपको हमेशा के लिए संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन और आबंधों की संख्या वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा खेल खेलते हैं। कहां खेलेंगे, तो यहां खेलेंगे। देखो, बात समझ में आ रही है? चलो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा सिंपल सी कहानी है एवरीवन। बात समझ में आ गई? अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, है ना, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा है और की संख्या, चलो ये लिखा है, अरे यार यार मजा नहीं आ रहा लिखने में, रुको, की संख्या। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन ने ऐसे लिख दिया। इसी को हम किसी और भाषा में संयोजकता कहते हैं।
या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं, संयोजकता नहीं कहते हैं, गलती हो गई, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पड़ोस में चलते हैं और इस यहां पर लिखते हैं हम संयोजकता, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं कि वो तत्व कितने आबंध बनाएगा उसके बारे में। तो हम यहां पर लिखते हैं आबंधों की संख्या, आबंधों की संख्या, राइट, बात समझ में आ गई। तो हम यहां पर लिखते हैं आबंधों की संख्या। खेल ही खत्म हो चुका है, राइट। अब देखो 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 और मजे लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज याद रखें, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में, राइट, जिसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा हो। अधिकतम 8 हो सकते हैं। ओके, चलो अब देखो अब देखो अब देखो। तो इसको क्या करने का, 1 2 3 एंड 4 क्रमशः ऐसा होगा। उसके बाद 5 है तो 8 में से घटा दो, 3 2 1 और 0। और जो आपकी संयोजकता है, जो आपकी संयोजकता है वही होगी आबंधों की संख्या। और यहां से जो है खेल हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। ये लो, ये लो, खुश रहो, मजे करो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये लो, राइट। अब एक तरफ है संयोजक इलेक्ट्रॉन, एक तरफ है संयोजकता, और एक तरफ जो है क्या है, आपकी आबंधों की संख्या। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा, पक्का। अब देखो, कोई भी उदाहरण ले लो, आप उसके बता सकते हो संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन और आबंधों की संख्या। मतलब ध्यान से देखिएगा, कोई भी ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों को ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, परमाणु क्रमांक 11 2 8 1। तो कितने आबंध बनाएगा, तो एक आबंध बनाएगा। क्यों बनाएगा, ध्यान से देखो, संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजकता 1 है, आबंधों की संख्या 1 है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, एक आबंध बना लेगा। पर वहीं के वहीं यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो भी होता है उसको लिखेंगे हम लाल कलर से। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन 8, और परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो भाई 2 और 6 होगा। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो त्याग करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इसलिए देखो, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता जो है वो 2 है। मतलब ये कि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा, सॉरी ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से आप किसी की भी संयोजकता बता सकते हो, आबंधों की संख्या भी बता सकते हो। अब यदि आप बात कर रहे हो कैल्शियम की, आपने कहा नहीं नहीं सर थोड़ा और खेल खेलते हैं, कैल्शियम लेते हैं, ये लो कैल्शियम, ये लो, जैसा मन है वैसा खेल खेलो। बहुत सिंपल सी कहानी है, क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तब तो अष्टक पूरा होगा। पर यदि आप बात करते हो किसी कार्बन नामक प्राणी की, तो कार्बन जो है वो कहता है हम हैं 6, हमारे पास 2 और 4 है, तो अब कार्बन की संयोजकता आपकी 4 है, और आबंधों की संख्या जो है वो भी आपकी 4 है। इसलिए कार्बन जो है क्या करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, त्याग तो नहीं कर सकता। और ये जो सवाल था कि साझेदारी करेगा, इसको हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में। तो आज के बाद मेरे किसी भी स्टूडेंट को यह दिक्कत नहीं जानी चाहिए कि संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, और आबंधों की जो संख्या है वो क्या होती है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी हो गई संयोजकता, आबंधों की संख्या और संयोजक इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण आपकी जानकारी। अब यदि आपको ये क्लियर है, आपको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन में कोई दम बचा? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको सिर्फ परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, जो कि मैं बढ़िया तरीके से सभी लोगों को सिखा चुका हूं, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अच्छी कहानी है। डी ब्लॉक, जैसा कि हम जानते हैं
कि सारे तत्वों का जो निवास स्थान है वो हमारा आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल है। ये क्या लिख दिया मैंने, ब्लॉय। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, कैसे होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब बहुसंयोजक होते हैं, बहुसंयोजक होते हैं। अब ये बहुसंयोजक की कहानी क्या है, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुसंयोजक होते हैं। मतलब समझना पड़ेगा ना, मतलब ये कि वे, ठीक है, एक प्रकार के आबंधन नहीं करते, अलग अलग वे उनकी या वे अलग अलग संख्या में आबंध बनाते हैं। ये जो चीज इसके पहले मैंने आपको बताई थी, इसमें एस ब्लॉक वाले थे, पी ब्लॉक वाले थे, पर यदि हम डी ब्लॉक वाले की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, तो वो अलग अलग संख्या में आबंध बनाते हैं। क्या करते हैं, आबंध बनाते हैं, दैट्स ऑल, खेल खत्म। तो वो अलग अलग संख्या में क्या करते हैं, आबंधन बनाते हैं। मतलब अब यहां पर सीधे मतलब की बात करेंगे हम लोग, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे कि मतलब उनकी संयोजकता भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। तो बताओ जरा डी ब्लॉक वाला कौन सा है, जल्दी बताओ। तो उनकी संयोजकता जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, खेल खत्म, राइट। तो अब बताइए आप मुझे कि उनकी जो इसमें से कौन सा ऐसा है जो डी ब्लॉक का है, राइट। तो देख लेते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा है जो डी ब्लॉक का है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। तो भाई ये तो एस ब्लॉक का है, ये भी एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, और कॉपर जो है वही होगा हमारा आंसर। ये क्या बन गया, इसको अच्छे से बनाते हैं, ये फिर ये फिर ये, बात समझ में आई। तो कॉपर जो है वही हमारा होगा आंसर, क्योंकि ये दो अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, तो यही होगा आंसर। कौन से बनाता है उसको भी लिख देता हूं, यहां से देख लीजिएगा, CO2O और CuO। बात समझ में आ रही है, इसको अपनी कॉपी में आप कर लो नोट, परिभाषा को भी अपनी कॉपी में आप, जानकारी को भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, सही हमारा हो चुका है, चलो कर लिया नोट, सिंपल, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल पढ़िए, आंसर दीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो क्या कहते हो, सवाल बड़ा ही आसान था। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ये मिस्टर लेवेंजर थे हमारे, और यही हमारा सही आंसर होगा। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने ये बताया था कि जो नाभिक होता है किसी भी परमाणु का, उस पर आपका धनात्मक आवेश होता है, यहां आंसर आपका लेवेंजर होगा, राइट। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें बात की जा रही है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और आपके जो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसका कुल द्रव्यमान हमेशा नियत बना रहता है। कोई भी अभिक्रिया ले लो, खेल खत्म। ये लो, चलो मैंने लिखा 3H2 और साथ में मैंने लिखा N2, और मुझे मिल रहा है दो आपके अणु किसके, तो भाई अमोनिया के, राइट। तो आप यदि दोनों तरफ द्रव्यमान देखेंगे तो ये होगा आपका 6 ग्राम। क्यों होगा, 6 हाइड्रोजन है, एक का एक होता है, नाइट्रोजन 2 है इसलिए 28 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक का कितना होता है आपका 14 ग्राम होता है। दोनों को जब आप जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 28 और 6 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 34 ग्राम। बात समझ में आ रही है, तो इसको आप 2 गुणा 17 भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो खेल है ये बड़ा ही आपका सिंपल है। बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल सी कहानी थी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक तरफ आपका अभिकारक है, भाई एक तरफ तो आपके पास अभिकारक है, राइट, और एक तरफ जो है आपके पास क्या है, तो एक तरफ आपके पास उत्पाद है। तो दोनों ही तरफ कुल द्रव्यमान जो है वो कैसा रहता है, एक समान रहता है, और इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। नहीं, क्योंकि द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। मतलब ये कि जो कुल द्रव्यमान है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ एक समान होना चाहिए।
तो अभिकारक और उत्पाद की तरफ कुल द्रव्यमान जो है वो यदि एक समान है तो हम उसको बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। बात समझ में आ गई? चलिए सॉरी, क्रॉस चेक कर लो। बड़े सिंपल सी कहानी है और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। यह किस नियम के अनुकूल है? तो ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की अनश्वरता ना, स्थिर अनुपात का नियम बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा? स्थिर अनुपात का नियम होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो CO2 गैस है वो लेबोरेटरी में बनाई है आपने या फिर आपने उसका कोई नमूना जो है वो वातावरण से कलेक्ट किया हुआ है। तो दोनों ही दशा में आपका जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? वो 3:8 ही होगा। कैसे होगा? देखो, किसकी बात हो रही? कार्बन डाइऑक्साइड ना। हाँ, तो ये रहा CO2। अब कार्बन जो है उसका कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2 हैं, एक का होता है 16। ठीक है, तो 16 गुणा 2 आपने किया तो आपका आंसर कितना आया भाई? 32 आया। तो एक तरफ तो आपके पास कितना है? 12 है, एक तरफ आपके पास 32 है। आप एक काम करो, 4 से विभाजित कर दो, तब जाकर पूर्णांक आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3:8, यहां पर हो जाएगा। कहीं से भी आप CO2 लीजिए, आपका जो अनुपात रहेगा किसका? आपके परमाणुओं के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच में, द्रव्यमानों के बीच में, वो कैसा रहेगा? वो फिक्स्ड रहेगा 3:8। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। मतलब अनुपात जो रहेगा वो स्थिर रहेगा और इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, लगाते जाइए और अपनी प्रैक्टिस और नॉलेज बढ़ाते जाइए। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? तो किसी भी चीज के, देखो एवोगैड्रो नंबर या एवोगाद्रो संख्या क्या है? इंग्लिश में एवोगैड्रो, हिंदी में एवोगाद्रो। तो ये संख्या क्या है? एक समूह है। इतना गुणा इतना गुणा इतना की घात इतना, संख्या का एक समूह है। संख्या का एक समूह है, बस कुछ नहीं है और कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका एक समूह। क्लियर हो गई कहानी? जैसे 12 एक दर्जन होता है तो 12 एक समूह है। 100 यानी कि 100 एक समूह है जिसको हम सैकड़ा कहते हैं। वैसे ही ये क्या है? एक समूह है जिसको हम दर्शाते हैं किससे? एक मोल से। भाई जैसे एक दर्जन आपका क्या है? एक दर्जन 12 है, तो 12 के समूह को आपने दर्जन कहा, 100 के समूह को आपने सैकड़ा कहा, वैसे ही इतने बड़े समूह को आपने मोल कहा। इतनी सी बात थी। कहीं दिख रहा है क्या? ये लो, तो ग हमारा सही आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो एक मोल क्या है? सिर्फ एक समूह है, एक संख्या है जिसकी काउंटिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। बहुत सारों को मिलाओगे तब जाकर कुछ ग्राम बनेंगे, इसलिए आप जो है एक बहुत बड़ा समूह लेते हैं और उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर या एवोगाद्रो नंबर, यानी कि एक मोल, है ना। चलो, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब बात हो रही है भाई NaCl की। 5.85 ग्राम NaCl जो होगा वो किसके बराबर होगा? सीधी सी बात, जैसा कि मैं हमेशा करवाता हूं, एक मोल के लिए निकाल लो। चलो, तो एक मोल हम निकालते हैं NaCl। हमने कहा एक मोल NaCl, तो एक मोल NaCl कितना होता है? राइट, तो यदि हम ग्राम में निकालेंगे तो सोडियम का है 23 धन क्लोरीन का है 35.5, तो आंसर कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 58.5। ये आंसर कितना आ गया? तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 58.5। राइट, तो एक मोल जो रहेगा उसमें 58.5 है, मतलब ये कि 58.5 बराबर एक मोल। तो ये बताओ कि 5.85, ये ग्राम लिख देते हैं यहां पर, रुको, ग्राम बराबर एक मोल, 58.5 था ना ये, सॉरी। तो 5.85 ग्राम बराबर कितने मोल? क्या करोगे? सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान कहानी है। कितना आएगा भाई? 1/10 मोल आएगा। बात खत्म।
इससे ज्यादा आसान क्या सवाल होगा? बात समझ में आ रही? तो कौन सा आंसर होगा हमारा? जो है आंसर नंबर ग जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये लो, क्लियर, सिंपल, बहुत आसान है ना। ये देखो, तो 1/10 मोल होगा, मतलब 1 मोल का 10वां भाग। जब द्रव्यमान एक आपका जो है द्रव्यमान जो है वो कैसा 10वां भाग है, तो मोल भी कैसा होगा? 10वां भाग होगा। इतनी सिंपल सी बात थी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल कहता है मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? सीधी सी कहानी है, ये रहा CH4, इसका है 12 और इसका है कुल आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 4। आप यदि इसको 3 से विभाजित करोगे तो 4 से आप यदि इसको विभाजित करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 से विभाजित करने पर 3:1 का अनुपात। बहुत ही सिंपल सवाल था, क्रॉस चेक करेंगे और बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलो नोट कर लिया? पक्का जी, आगे बढ़ेंगे। एक बूंद जल में कितने अणु हैं? क्या बढ़िया सवाल है। एक बूंद जल में और उसका भार दिया हुआ है। फिर से वही बात होगी, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, एक मोल वाली बात हम कई बार कर चुके हैं। एक मोल जो जल का होता है उसमें 18 ग्राम होते हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि 18 ग्राम जल जो होता है उसमें कितने अणु होते हैं? तो 18 ग्राम जल में कितने अणु होते हैं? तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। इतने अणु होते हैं किसमें? 18 ग्राम में। बात समझ में आ रही है? तो अब बात हो रही है 0.05 ग्राम जल में कितने अणु होंगे। तो क्या करोगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है। कैसे होगा? 6.022 गुणा 10 की घात इतना डिवाइड बाय कितना? तो भाई 18 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 0.05 ग्राम। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। जो भी आंसर आएगा बहुत सिंपल सा है। इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा तो कर लेते हैं अपन इसको। 0.05 है, इसको मैं 5 कर देता हूं, इसको मैं 6 कर देता हूं, तो ये 30 हो जाएगा अपना। देखो, इसको मैं 6.022 कर देता हूं गुणा, इसको यदि मैं 5 करता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा 10 की घात उधर गया है, दशमलव जब उस तरफ जाता है तो कैसा होता है? पावर आपकी कम हो जाती है। दशमलव जब उस तरफ जाता है तो पावर आपकी कम हो जाती है। तो -2, 2 यूनिट उधर गया है। 23 डिवाइड बाय कितना आ गया भाई? 18 आ गया। तो ये जो रहेगा ये लगभग आपका, लगभग ध्यान से देखिएगा, लगभग 30 गुणा, लगभग 30, 5 के 30, और वो 30 गुणा 10 की घात जो है वो 21 के आसपास रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 18, तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 21 वाला तो मेरे को लग रहा है, हाँ 1 पॉइंट समथिंग, तो नहीं ये नहीं, सॉरी, उसके ऊपर वाला 30 है, 18 है, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये हो गया आपका बिल्कुल सही। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर खेल लीजिए, आपका आंसर जो है आपकी आंखों के सामने होगा। चलो और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला सवाल। प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 के कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से अधिक होगा, कम होगा, समान होगा। क्यों होगा समान? क्यों होगा समान? क्योंकि भैया द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का जो नियम है वो यही कहता है कि CO2 इज CO2। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो CO2 है वो आपके घर के पौधे के पास वाली है, पौधे CO2 लेते हैं ना, या मेरे घर के गमले के पौधे के पास वाली है। कोई भी CO2, कहीं की भी CO2 यदि है तो उसके कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो एक समान होगा। बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर होगा ग। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये कि प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। चलो बात हो रही है किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा भाई सोडियम और तांबा जो होता है उसके 1 मोल का भार कितना होता है? तो 23 ग्राम और इसका होता है 63.5 ग्राम। ये आपका तांबा है, ठीक है, और ये आपका सोडियम है। ये आप सब लोग जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से पहले से। अब बात हो रही है किसमें अधिक परमाणु होंगे, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, राइट, जिसके 1 मोल का भार कम है, जिसके 1 मोल का भार कम है उसमें परमाणुओं की संख्या कैसी होगी? ज्यादा होगी। जिसके 1 मोल का भार कम है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, एक आपके अंक के लिए आएगा, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, बस आप याद रखिएगा जिसके 1
जिसके एक मोल या एक परमाणु ले लो, जिसके एक परमाणु का भार का द्रव्यमान जो है, जिसके एक परमाणु का द्रव्यमान कैसा है तो कम है। तो जिसके एक मोल के परमाणु का द्रव्यमान कैसा है, कम है, उसकी संख्या जो है वो ज्यादा होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी कि जो आंसर है वो क्या होगा आपका सोडियम। बराबर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के परमाणु जो हैं उनका आपका जो द्रव्यमान है वो कैसा है, अलग है। ठीक है, चलो तो बढ़िया सवाल था, ये इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कक्षा 11वीं में भी कई बार पूछा जाता है। किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने अणु होते हैं। ये जो 23 लिखा है स्टूडेंट्स, ये ऊपर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सही नहीं है मतलब हमें जो है गलत जवाब देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, किसी भी यौगिक के एक मोल का भार ग्राम में व्यक्त उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात थी, बहुत ही बेसिक जानकारी है। एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अब ये क्या होता है तो तापमान जब हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, प्रेशर जब हम 1 एटीएम लेते हैं, यानी कि एक हमारा वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन जो है वो इतने लीटर होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो अब अंतिम वाला ही गलत होगा आपका, पढ़ लेते हैं फिर भी। एसटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का द्रव्यमान नहीं बता सकते, आयतन बता सकते हो, तो ये आपका जो है ये गलत होगा और यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें गलत बताना था। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, चलो नोट कर लो। चलेंगे आगे। अगला जो सवाल है वो बहुत ही आसान है। सोडियम और सल्फेट के संकेत क्या होंगे? तो सोडियम और सल्फेट के संकेत कहां होंगे? ध्यान से देखो, ये रही कहानी, ये लो सोडियम Na और सल्फेट आपका कहां गया? SO4, ये लो NaSO4, बिल्कुल सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था, देखो और आगे बढ़ेंगे। टिन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार होंगे। तो याद रखिए, जो टिन होता है उसका संकेत SN होता है, स्टेनम होता है, ये स्टेनम होता है, बट लोकल में हम इसको टिन कहते हैं, जिसके पीपे बनाए जाते हैं और बहुत सारी चादर रूपी चीजें बनाई जाती हैं, राइट। कुछ इसी तरीके से जो लेड होता है वो प्लम्बम होता है। SN आपका जो है वो टिन होता है, स्टेनम प्लम्बम होता है आपका PB, जिसको हम बोलते हैं आपका लेड। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभ्रक। हम इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो टिन और लेड, SN और PB, ये लो। इजी, मुश्किल, पक्का? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। चलो और आगे बढ़ेंगे। एकदम से सिंपल कहानी। और अब हम देखने जा रहे हैं आज की कक्षा का अंतिम सवाल, और परमाणु द्रव्यमान इकाई किस चीज की है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है, याद रखिएगा, जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो हम देखते हैं कार्बन के 12, कार्बन 12 नहीं, इसका मतलब यह है कि कार्बन 6 है, 12 है, ये एक प्रकार का उसका समस्थानिक है। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां जो भाग है वही परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आंसर क्रॉस चेक करेंगे, ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है बढ़िया तरीके से। अब सवाल पैदा होता है, सर क्या इतने क्वेश्चंस में हमारे एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी? तो नहीं स्टूडेंट्स, एक पार्ट इसका और है। ये एमसीक्यू द बिगिनिंग था, अभी एमसीक्यू द कंक्लूजन आना बाकी है, और वो कहां से मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, फोन उठाना है, गूगल में जाना है और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे, पहली बात, जब आप वहां पहुंचेंगे आपको कुछ भी नया नहीं करना है, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। आप जो है कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, जो भी आप क्लास में हैं, जहां पर भी आप हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप सीधे वहां पर जाकर क्लिक कर दीजिए और आप बढ़ जाइए आगे। आप जब आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके से जो है आपका पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा धमाकेदार तरीके से, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल स्टडीज सब कुछ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नो रजिस्ट्रेशन, नो कूपन, नो पैकेज, ओनली स्टडी। गॉट इट? बात समझ में आ गई? क्लिक करो, आगे बढ़ो, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मतलब सारे टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं,
एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, साथ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर फ्री ऑफ कॉस्ट। गॉट इट? देखो आपने किया क्लिक और पहला जो है, पहला ही वीडियो आपको मिलेगा आपका जो पाठ्यक्रम है वहां से, जिसमें हम बात करेंगे आपके पूरे सिलेबस की। तो वन बाय वन आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। कहां पर? वेबसाइट पर, ऐप पर और यूट्यूब पर, जैसा कि अभी आप देख ही रहे होंगे, राइट? चलिए, तो सब कुछ एकदम सीक्वेंस में अवेलेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उससे भी इंटरेस्टिंग सी कहानी यह है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, या आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं, आपके परिचित हैं या जान पहचान वाले हैं, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी है, तो वो किसी भी कक्षा में हो, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी विषय में उनको कोई परेशानी हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी अध्याय में, कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत है, राइट, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके सारी परेशानियों का निवारण हम करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ रही है? मैं इसी चैप्टर के अगले भाग के साथ आपसे जल्द ही मिलता हूं। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।